हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के अंदर दो टाइप पढ़ेंगे, एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड सेकंड इंटरनल फ्रिक्शन। इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन के अंदर फर्दर तीन टाइप बन जाएंगी। नंबर एक, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर दो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और नंबर तीन, स्लाइडिंग या काइनेटिक या डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक फ्रिक्शन। और जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन होता है बिटवीन द लेयर ऑफ द लिक्विड। जैसे कि किसी बर्तन में हम किसी बर्तन में अगर पानी को डाल के चम्मच से घुमाएं या दही को डाल के चम्मच से घुमाएं तो हमें अलग अलग फोर्स लगानी पड़ेगी। दैट मीन जो दही है उसकी लेयर के बीच में फ्रिक्शन वाटर से ज़्यादा है। तो ऐसा जो फ्रिक्शन की स्टडी हम करते हैं वो करते हैं इंटरनल फ्रिक्शन के अंदर, जिसको विस्कोसिटी हेडिंग से अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। और एक्सटर्नल फ्रिक्शन की बात करें तो ये फ्रिक्शन होता है बिटवीन द लेयर ऑफ टू बॉडीज, बिटवीन लेयर ऑफ एक्सटर्नल लेयर ऑफ टू बॉडीज। स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब बॉडीज रेस्ट पे होती हैं, एक्चुअल में मोशन नहीं होता। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एक टेबल के ऊपर कोई ब्लॉक रखा हुआ है और हम उसके ऊपर स्मॉल फोर्स लगाएं लेकिन ब्लॉक मूव ना करे, लेकिन फोर्स तो अब भी लगानी पड़ रही है। दैट मीन जो ब्लॉक है वो अपोजिंग फोर्स पीछे की तरफ लगा रहा है, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, लेकिन मोशन में नहीं है। लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर ये ब्लॉक हमें मूव करवाना है तो हमें फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। जो फोर्स हम इसके ऊपर लगा रहे हैं उसको हमें और ज्यादा करना पड़ेगा। ये ब्लॉक अगर फिर भी मूव ना करे तो हम फोर्स को और ज्यादा बढ़ा देंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वो फोर्स, उतनी सारी फोर्स जितने में ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे, तो इसको बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो जब ब्लॉक मोशन में होता है उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पीछे की तरफ लगाता है या जितना एफर्ट हमें लगाने पड़ते हैं उसको बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन। वी में क्लासीफाई फ्रिक्शन इनटू टू टाइप, एक्सटर्नल फ्रिक्शन एंड इंटरनल फ्रिक्शन। एक्सटर्नल फ्रिक्शन के तीन टाइप पढ़ेंगे हम, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड डायनेमिक फ्रिक्शन। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which comes into play when two bodies in contact with each other try to move or there is an actual relative motion between the two. It has further classified into three types. एक्सटर्नल फ्रिक्शन को तीन टाइप में बांटा गया है। नंबर एक, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है?
The opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of another body but actual motion has yet not started is called static friction. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव करने की कोशिश करती है लेकिन एक्चुअल मोशन स्टार्ट नहीं हुआ होता है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कहता है स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स। ये सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होती है स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम फ्लोर पे रखे हुए किसी सोफे को धक्का लगाने की कोशिश करते हैं, उसको मूव करने की कोशिश करते हैं, तो पहले हम बिल्कुल स्मॉल फोर्स लगाएंगे, वो मूव नहीं करेगा, फिर हम फोर्स को बढ़ा देंगे, फिर और ज्यादा बढ़ा देंगे। तो जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाते जाएंगे वो भी अपोजिंग फोर्स को बढ़ाता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो सोफे और फर्श के बीच में फ्लोर के बीच में लगी हुई है, हमारा जो अपोज कर रही है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है अगर हम फोर्स ज्यादा लगाना स्टार्ट कर देते हैं तो, यानी कि वो सेल्फ एडजस्टेबल है। फॉर दिस लेट अस कंसिडर ए ब्लॉक ऑफ वेट mg। एक mg ब्लॉक, mg वेट वाला ब्लॉक हम कंसिडर कर लेते हैं, lying on a horizontal surface as shown in the figure. Here the normal reaction R act opposite to weight. It balance the weight mg। अब mg वेट उसका डाउनवर्ड लगा हुआ है और r जो रिएक्शन है वो उसके अपोजिट लगा हुआ है। अब मान लो हमने p फोर्स से इसको पुल किया, इसको खींचा, तो पीछे फोर्स लगेगी मोशन के अगेंस्ट, जिधर मोशन होना चाहता है उस डायरेक्शन से के अपोजिट फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Let us suppose a small force F is applied on the block to the right। राइट की तरफ ब्लॉक के ऊपर हमने एक P फोर्स लगाई। The force of friction small f oppose the motion। और मोशन का अपोज कौन करेगा? स्मॉल f। So long as the block does not move। और जब तक ब्लॉक मूव नहीं करता, जितना भी हम P की वैल्यू यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जितना भी इस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स पीछे उसके साथ बढ़ती चली जाएगी। अगर हम P को बढ़ाएंगे तो F भी बढ़ता चला जाएगा, ये हमेशा इसके इक्वल रहेगा। और हम कह सकते हैं कि जो अपोजिंग फोर्स है, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स। दिस मीन्स एज वी इंक्रीज P, friction F also increase, remaining equal to P always. It means the magnitude of static friction is not constant। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कभी कांस्टेंट नहीं रहता है, जितना हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे उसके इक्वल होता चला जाएगा जब तक बॉडी मूव नहीं करती। इट ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ सो एज टू बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ये अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा अप्लाइड फोर्स के इक्वल बनने के लिए। 10। तो अब हम मेन बात लिख सकते हैं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट इटसेल्फ सो दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता रहता है ताकि ये अप्लाइड फोर्स के इक्वल अपने आप को रख सके। एंड इट्स डायरेक्शन इज, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अप्लाइड फोर्स के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जिधर हम अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, जिस डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स लगेगी, जैसे यहाँ पे अप्लाइड फोर्स राइट की तरफ लग रही है तो स्टैटिक फोर्स यहाँ पे या स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लेफ्ट की तरफ लग रहा है। हैंस स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब कोई तो वैल्यू होगी अप्लाइड फोर्स की कि जिसके बाद बॉडी मोशन करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अगर हम सोफे का ही केस लें, हम सोफे को फोर्स लगा के, धक्का लगा के मूव करवाना चाह रहे थे, तो एक फोर्स तो ऐसी कोई वैल्यू जरूर होगी जिसके बाद वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिसके तुरंत बाद बॉडी मोशन में आ जाए, लिमिटिंग फ्रिक्शन। एज वी इंक्रीज द अप्लाइड फोर्स ए स्टेज कम,
व्हेन बॉडी इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। जब हम अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसी स्टेज आती है कि बॉडी चलने की कगार पे होती है दूसरी सरफेस के ऊपर। द स्टैटिक फ्रिक्शन एट दिस स्टेज। अब जब बॉडी अभी चली तो नहीं है, बॉडी अभी रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगाने लग रही है। तो इस टाइम पे जब बॉडी चलने की कगार पे होती है, इस टाइम पे जो उसने स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रखी है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है और इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। This maximum value of static friction is called limiting friction. Hence, limiting friction is the maximum opposing force that comes into play when one body is just as the verge of moving over the surface of other. Static friction की वो maximum value जब बॉडी चलने की कगार पे होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बॉडी चल पड़ेगी और जब बॉडी मोशन में आ जाएगी फ्रिक्शन तो तब भी लगेगा। तो उस फ्रिक्शन को बोलते हैं डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन। ये थर्ड टाइप है एक्सटर्नल फ्रिक्शन की। अब जब बॉडी मोशन में होती है या तो स्लाइड करके जाती है या रोल करके जाती है, दोनों ही केस में फ्रिक्शन लगता है। इसलिए जो डायनेमिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको फिर से दो पार्ट में बांट देते हैं हम, रोलिंग फ्रिक्शन में और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में। तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसे बोले? इट इज दैट अपोजिंग फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी एक्चुअली मूविंग, व्हेन वन बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। द काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन में भी ये दो तरह से हम इसकी स्टडी करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकता है, बॉडी स्लाइड करके मूव कर सकती है या रोल करके मूव कर सकती है। तो स्लाइडिंग की डेफिनेशन में बस स्लाइडिंग वर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा, ऐसे ही रोलिंग वर्ड एक्स्ट्रा आ जाएगा। The opposing force that comes into play when one body is actually slide over the surface of the other body is called sliding friction. And what about rolling friction? The opposing force that comes into play when one body is actually rolling over the surface of अदर बॉडी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बॉडी रोल करे तो फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। और जब हम साइकिल चलाते हैं टायर तो रोल करते हैं लेकिन फिर भी फ्रिक्शन वहां पे होता है, उसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। लेकिन ये बात नोट करने की है, किसी बॉडी को स्लाइड करें या किसी बॉडी को रोल करें तो रोल करने के दौरान फ्रिक्शन कम लगेगा। दैट मीन रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। अब बात करें अगर इंटरनल फ्रिक्शन की, this type of friction arise on the account of relative motion between every two layer of the liquid। तो इंटरनल फ्रिक्शन लगता है लिक्विड की हर दो लेयर के बीच में, प्रत्येक दो पास वाली एडजेसेंट लेयर के बीच में। इट ऑलवेज अपोज द फ्लो ऑफ मोशन, और ये फ्लो ऑफ लिक्विड, ये हमेशा लिक्विड के फ्लो का अपोज करता है। इसको विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी बोलते हैं।